नमस्कार। मैं सुनील अवस्थी, उज्जवल प्रेरणा लाइव से। साथियों, हाजिर हूं कार्यक्रम अपनी सेहत को लेकर। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो बहुत ही तेजी से हम सबके बीच में अपनी पहुंच बना रहा है और वो इतनी धीमी गति से, या यूं कहें इतने दबे पांव आता है कि हमें उसके आने का आभास तक नहीं होता, लेकिन उसके मौजूदगी इतनी गहरी पीड़ा देती है कि जिसका कोई जवाब नहीं। आज की अपनी सेहत कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे साइलेंट किलर हार्ट अटैक के बारे में। तो दोस्तों, जो हमारी चर्चा चल रही थी कि साइलेंट किलर हार्ट अटैक के बारे में, उस पे आज मैं मौजूद हूं आयुष चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर संदीप शुक्ला के साथ। हम जानेंगे कि कैसे हम इस पे उनकी राय जान सकते हैं, उनकी उस पे अमल करके अपने और अपनों की सेहत का ख्याल रख सकते हैं। तो आइए जुड़ते हैं डॉक्टर संदीप शुक्ला के साथ। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। आपके साथ आज इस कार्यक्रम को विशेष रूप से करने का ये ध्येय है कि हमारे जो इधर हम लोगों ने कुछ दिनों से देख रहे हैं, कुछ महीनों से लगातार देख रहे हैं कि एक अनचाहा, जिसको कहते हैं कि मेहमान हमारे परिवार में, हमारे अपनों के बीच में दाखिल हो रहा, दबे पांव आ रहा है, जिसको हम साइलेंट किलर कहते हैं, हार्ट अटैक की बहुत सारे केसेस में हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हार्ट अटैक हुआ। नॉर्मली आदमी, व्यक्ति सो रहा है या कोई कार्य कर रहा है, करते करते ही वो अचानक से हम सबको छोड़ के चला जाता है। तो इस संबंध में मेरा आज का जो कार्यक्रम है वो स्पेशली डेडिकेटेड है इस कार्यक्रम को लेकर, और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसके लिए अपना समय हमें दिया। तो मेरा बस सवाल ये है कि जो ये हार्ट अटैक है, जिसको हम साइलेंट हार्ट अटैक कहते हैं, और एक जो हमारा रेगुलर, जिसको हम कहते हैं कि मेजर हार्ट अटैक, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि आज न्यूज़पेपर उठा के देखिए तो कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं बहुत इम्पोर्टेंट हो गई हैं, बहुत आम सी होती जा रही हैं कि लाइफस्टाइल अपना काम करते करते अचानक कार्डियक अरेस्ट हो रहा है और पेशेंट की डेथ हो जाती है। जी। तो साइलेंट हार्ट अटैक, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि वो साइलेंट रहता है। पहली बात हम दो शब्द में ये जान लें कि हार्ट अटैक क्या होता है। जी। हार्ट अटैक को हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मायोकार्डियल इन्फॉक्शन भी कहते हैं। जी। कि खून का थक्का जम जाना, खून की सप्लाई, जो ब्लड सप्लाई है हमारे पूरे शरीर में जाती है, और हार्ट की जो मांसपेशियां उनमें भी ब्लड सप्लाई जाती है। तो हार्ट की जो मांसपेशियां हैं उनमें जब ब्लड सप्लाई बाधित होती है किसी वजह से, तो उसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। जी। कि वो मांसपेशियां में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, वो डेड होने लगती है, हार्ट अपना काम करना बंद कर देता है। जी। क्योंकि हार्ट तो लगातार काम करता है, 24/7 थ्रू आउट द लाइफ काम करता है। यही कैसा है, आंखें तो सो लेती हैं, हाथ तो रेस्ट कर लेते हैं, पैर तो आराम कर लेते हैं, लेकिन हार्ट एक ऐसा अंग है जो कि कभी एक नॉन टायरिंग ऑर्गन है, हमेशा ज़िंदगी भर काम करता है। तो जब उसकी ब्लड सप्लाई बाधित होती है, उसका ऑक्सीजन बाधित होता है, तो वो उसकी कोशिकाएं डेड होने लगती है। वो फिर उसी को हम हार्ट अटैक कहते हैं। वो उस पर पेन होता है, चेस्ट में पेन होता है, भारीपन होता है, ऐसा लगता है कि सिर पे जब मैसिव हार्ट अटैक होता है तो ऐसा लगता है कि वो सिर, मतलब सीने पे बहुत बड़ा भार बैठ गया, ऐसा लगता है हाथी जैसा बैठ गया हमारे सीने पे, हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, हम उठ नहीं पा रहे हैं और सांस लेने में दिक्कत हो, या हल्का फुल्की सप्लाई बाधित हो रही तो लग रहा है चेस्ट में भारीपन लग रहा है, सांस लेने में दिक्कत है, दर्द हो रहा है, लेफ्ट साइड हमारा लेफ्ट साइड पेन हो रहा है, और ये पेन रेडिएट करके नेक की तरफ जा रहा है, हाथों में जा रहा है। तो इससे कई बार हम कंफ्यूज करते हैं कि हाथों में दर्द जा रहा है, नेक पे जा रहा है, स्पॉन्डिलाइटिस का हो सकता है, हम इस करवट सो गए होंगे इसलिए लगता है, हम खुद ही क्वेश्चन बनाते हैं, खुद ही आंसर करने लगते हैं। जी। तो अगर कभी ऐसे सिम्टम्स आएँ तो यथाशीघ्र चिकित्सक से सलाह लें, अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं, अपनी शुगर चेक कराएं, या जो ज़रूरी जांचें हैं जो चिकित्सक समझेंगे उन जांचों को कराएं, और पूछें कि क्या ये माइनर हार्ट अटैक तो नहीं था। अगर ये माइनर हार्ट अटैक था तो उसके क्या एहतियात हैं, कैसे बचा जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि माइनर हार्ट अटैक आता है, हम उसको नेग्लेक्ट कर जाते हैं, उसको पहचान नहीं पाते, और फिर वो मैसिव कार्डियक अरेस्ट होता है। जब मैसिव होता है तो फिर इतनी इमरजेंसी होती है कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता। तो माइनर अटैक्स को पहचानने के लिए कोई भी लक्षण आए तो चिकित्सक से परीक्षण कराएं, उनसे सलाह लें। तो ये तो हार्ट अटैक की बात हो गई, जो कॉमन हार्ट अटैक, जो क्लासिकल हार्ट अटैक है जिसके सिम्टम्स आते हैं। अब हम बात आप कर रहे हैं साइलेंट हार्ट अटैक की। साइलेंट का मतलब कि जिसके लक्षण आते नहीं हैं या कि ना के बराबर आते हैं।
ना के बराबर आने का मतलब जैसे उनको लगता है कि सीने में जलन हो रही है, एसिडिटी की वजह से हो रही है। एसिडिटी के जैसा हार्ट जैसा कोई सिम्टम, ना तो उनको चेस्ट पेन होता है, ना सांस लेने में दिक्कत होती है, ना कोई रेडिएशन ऑफ पेन आर्म्स में होता है। उनको लगता है कि हमको कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है और वो नौसिया कई बार फील होती है, कई बार नहीं फील होती है, तो उसको गैस्ट्रिक से रिलेट करते हैं। या तो सिम्टम नहीं होते हैं उससे रिलेटेड, या ना के बराबर होते हैं। जी ऐसे लोग जिनकी अवस्था ज़्यादा है, जी एज ज़्यादा है, जी ऐसे लोग जो डायबिटिक हैं, जी ऐसे लोग जो हाइपरटेंसिव हैं, मतलब जी। जिनका उच्च रक्तचाप रहता है, जी जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा बढ़ा रहता है, जी जिनके घर में कार्डियक हिस्ट्री है, मतलब पेरेंट्स कार्डियक पेशेंट्स हैं, जी, और जो लोग टोबैको या किसी और एडिक्शन से ग्रसित हैं, मतलब किसी भी तरीके के नशे का सेवन कर रहे हैं, वो लोग प्रॉन हैं, वो लोग संभावित हैं कि उनको साइलेंट अटैक भी हो सकता है। लेकिन पहले से किसी को ये जज कर पाना कि आपको साइलेंट अटैक होगा, नहीं होगा, इतने दिन बाद होगा, नहीं होगा, कोई डॉक्टर नहीं बता सकता। हाँ, क्योंकि ये तो दबे पांव है। क्या इसकी संभावना जो प्रेग्नेंट वुमेन है, प्रेगनेंसी के दौरान भी इसकी संभावनाएं होती हैं? अगर वो कार्डियक हिस्ट्री है, उनके जो प्रेगनेंसी में हम एंटीनेटल केयर करते हैं, जी जैसे ही प्रेगनेंसी होती है विद इन 3 मंथ्स हम गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, जी। विजिट करते हैं। तो वो गायनेकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर रेगुलर, हर विजिट में ब्लड प्रेशर चेक होता है, जी शुगर चेक होता है, जी यूरिन चेक होता जी है, ब्लड लेवल चेक होता है, हेमोग्लोबिन चेक होता है। उसी समय बात पकड़ में आ गई। अगर उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता चला जा रहा जी है, तो फिर वो कार्डियक इलनेस उनके साथ में वहीं से रूल आउट हो जाएगी। जी। लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से इटसेल्फ, प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है। सबसे पहली बात, जी प्रेगनेंसी एक फिजियोलॉजी है, जी हमारे शरीर की नॉर्मल फिजियोलॉजी है। जी एक हेल्दी फीमेल नॉर्मली प्रेग्नेंट होती है और कंसीव करती है और वो डिलीवर करती है, जी तो वो कोई रोग नहीं है। वो तभी कॉम्प्लिकेट करेगा जब उसको प्रीवियसली कोई डिस्टिंक्ट कार्डियक डिजीज होगी। कार्डियक डिजीज होगी तो उसके एहतियात बरतने पड़ेंगे, उसकी सहूलियत देनी पड़ेगी, जांचें, इसलिए वो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी रेगुलर जांचें, रेगुलर इन्वेस्टिगेशंस। किस उम्र के लोगों को, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, उसको एक समय बाद जरूरी एहतियात बरतने चाहिए और किस तरीके के वो एहतियात होने चाहिए? बिल्कुल, देखिए अराउंड 40 जब हम पहुंचते हैं, अराउंड 40 के आसपास हमें अपना खान पान, अपनी जीवन शैली नियमित कर लेनी चाहिए। वैसे तो शुरू से ही करना चाहिए, लेकिन किसी कारण से भाग दौड़ में जब आप 40 टच करने लगे तो थोड़ा सा अपनी स्पीड ऑफ लाइफ को थोड़ी कम करनी चाहिए। अपने लिए समय निकालना चाहिए, अपनी जीवन शैली को सही करना चाहिए, अपना खान पान, एक्सरसाइज, वॉकिंग, सारी चीज़ें, और रेगुलर समय पर एक चिकित्सक से सलाह लेना और ज़रूरी इन्वेस्टिगेशन कराना कि अगर कोई ऐसी छिपी हुई बीमारी है, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा किया होगा कि 2 बीमारियां, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़, 2 ऐसी होती हैं जो कि डॉक्टर ही डायग्नोज करता है जी, जल्दी पेशेंट डायग्नोज नहीं करता। नहीं होता। सिर में दर्द तो पेशेंट खुद डायग्नोज करके आता है, घुटने में दर्द खुद ही बताता है हमको ये है, लेकिन पेशेंट जब आता है तो हम उसको डायग्नोज करते हैं कि आपको तो डायबिटीज़ है, आपको तो हाइपरटेंशन, आपको तो ब्लड प्रेशर है। कहता साहब आप ब्लड प्रेशर का छोड़िए, हमारा इतना नॉर्मल है, हमें कोई दिक्कत नहीं होती, आप इसकी दवा, खुद ही डॉक्टर बनने लगता है। नहीं, वो मानने को तैयार नहीं होते कि आप ये कोई परेशानी, कहते बीपी की दवा तो नहीं खानी डॉक्टर साहब, हमको एक बार खा लेंगे तो जिंदगी भर चलेगी। तो मुझे ये, मैं पेशेंट से कहता हूँ, जिंदगी भर दवा चले ये अच्छी बात है ना, क्योंकि आपकी जिंदगी चलेगी तभी तो जिंदगी भर दवा चलेगी। अगर जिंदगी ही नहीं चलेगी तो जिंदगी भर दवा कहाँ चलेगी? तो जिंदगी भर दवा चलाने से पहले हमें जिंदगी को चलाना पड़ेगा, और जिंदगी को चलाने के लिए जिंदगी भर दवा चलाना पड़ेगा। तो वो कोई ऐसी बात नहीं, मिसकॉन्सेप्शंस हैं मरीजों के दिमाग में, हम दवा खाएंगे तो जिंदगी भर खाना पड़ेगा, नहीं खाएंगे तो जिंदगी ही नहीं चलेगी ज़्यादा, दवा की तो बात छोड़ दीजिए। क्या लोगों के मन में एक भ्रांति भी रहती है, कहते हैं ना कि जितने बहुत ज्यादा लोगों के मन में एक, चाहे वो डर समझ लीजिए, चाहे किसी चीज को लेकर के एक भ्रांति समझ लीजिए कि अगर हमने इस चीज की दवा शुरू कर ली तो हमें पूरी जिंदगी खानी पड़ेगी। बिल्कुल, ये मिसकॉन्सेप्ट है, लेकिन उनको शायद ये नहीं समझ में आता कि ये हमें, हमारे लिए और हमारे अपनों के लिए कितनी जरूरी है। अब इसी क्रम में एक सवाल मेरे मन में और उथल पुथल मचा रहा है कि अगर मान लीजिए कभी ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आती है कि हमें कुछ नहीं समझ में आता है, क्योंकि साइलेंट किलर की बात जब हम कर रहे हैं हार्ट अटैक की, तो हमें तो लक्षण ही नहीं पता है। आपने जैसे बताया कि वो आपको जलन महसूस होगी, कभी ऐसी परिस्थिति रहे और आपके पास वो चिकित्सा सुविधा या पास में ना हो, तो उस केस में इमरजेंसी पे क्या हमें एहतियातन कदम उठाने चाहिए? देखिए, जैसा कि साइलेंट हार्ट अटैक की बात है, उसमें तो किसी को पता ही नहीं चलता,
तो कदम तो आप उठा ही नहीं सकते जब आपको पता ही नहीं है, अटेंडेंट को भी नहीं पता, इवन पेशेंट इटसेल्फ को नहीं पता, सोते सोते अटैक हो गया उसको पता ही नहीं है, जी जब सुबह उठा ही नहीं तो कोई कुछ कर नहीं सकता है। हाँ, आपको नोटिस में आ जाए या आपको नोटिस में आए या अटेंडेंट को नोटिस में आ जाए तो सबसे पहली बात, जितना जल्दी हो सके उसको नियरेस्ट हायर मेडिकल इमरजेंसी सेंटर पर ले जाना चाहिए। और कोई ऐसी दवाएं आप उसके कार्डियोलॉजिस्ट से एक बार डिस्कस कर सकते हैं, उनके पास सेट ऑफ मेडिसिन हैं, कुछ लोग जो लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि बीइंग ए आयुष चिकित्सक मैं उन दवाओं का नाम नहीं लूँगा। हमारे पास एक होम्योपैथी में एक एकोनाइट नेपेलस के नाम की दवा है, एकोनाइट नेपेलस, वो एक ऐसी मेडिसिन है जो कि इमरजेंसी में हम हर बीमारी में यूज करते हैं जी। अचानक कोई भी बीमारी, जैसे कहना कि अचानक हार्ट अटैक होगा, कोई भी अचानक बीमारी होती है तो उसकी 4-6 बूंद आप जबान पर ले सकते हैं, लेकिन ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ये इस दवा को लेने से हार्ट अटैक नहीं होगा या हार्ट अटैक ठीक हो जाएगा। आप इमरजेंसी वो मेडिसिन ले लीजिए और नियर बाय जो भी इमरजेंसी केयर है सेंटर है वहाँ पर रश करके। और पहली बात, एक बात और इम्पॉर्टेंट है, जिसको हार्ट अटैक हुआ है अगर वो फील कर रहा है कि हमको चेस्ट पेन हो रहा है, हमको डिस्निया हो रहा है, हमको चलने में दिक्कत हो रही है, थोड़ा भी चलने में सांस फूल रही है, पेन रेडिएट कर रहा है, क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक आ रहे हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के सिम्टम्स आ रहे हैं, उसको एब्सोल्यूट रेस्ट में आ जाना चाहिए। आप बिल्कुल मूव करिए, बिल्कुल भी मत मूव करिए, आप लेट जाइए। ज़मीन में है, लेट मत सोचिए कि चारपाई तक चल के चले जाए, बेड तक चले, बिल्कुल मत चलिए, वहीं लेट जाइए, ज़मीन पे ही लेट जाइए, एकदम एब्सोल्यूट लाइक ए डेथ। आप बिल्कुल एकदम हाथ पैर मत हिलाइए, चुपचाप लेट जाइए। तो क्योंकि आपकी ऑक्सीजन की डिमांड, हार्ट को काम नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा, जरा सा उसको ज़्यादा और काम करना पड़ा तो सिम्टम्स आपके बढ़ जाएंगे। तो अटेंडेंट को चाहिए उसको रेस्टिंग फेज में जैसे भी 4 लोग पकड़ के गाड़ी में बैठा के उसको चला के लेना नहीं जाना है। हार्ट अटैक के पेशेंट को बिल्कुल भी मूव नहीं करना है टिल द इमरजेंसी सेंटर, जब तक कि उसको समुचित इलाज नहीं मिल जाता। सर, हमने लक्षणों की बात कर ली, हमने मेडिकल ट्रीटमेंट पे बात कर ली, क्या जो आपकी राय के हिसाब से क्या हमें एक रेगुलर इसकी जांच करते रहना चाहिए कि किस एज के बाद हमें एक रेगुलर अपने शरीर की अपने उसकी जांच करते रहना चाहिए, और वो क्या जांच है, जरूरी जांच है कि जो मेडिकल तौर पे कि ये कंपलसरी। आज की डेट में हम देखते हैं बहुत सारे पैकेजेस हैं जिनमें बहुत सारी चीजें मिक्स कर देते हैं, बट कुछ एक ऐसे होंगे कि बहुत सारे लोग जो शायद फाइनेंशियली उन चीजों को, लेकिन वो जांचें अगर वो रेगुलर करा लेते हैं एक अंतराल पे, तो पहली चीज तो वो अंतराल क्या होना चाहिए, कितने दिनों पे एक मेडिकल जांच जरूरी होती है, और वो कौन कौन सी जांचें हैं जो उसको अपने हेल्थ को लेकर के करानी चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही सवाल किया आपने वसी जी। कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि आपका रक्तचाप जी, ब्लड प्रेशर हमें, अगर आपका हाइपरटेंशन है तो कम से कम अगर दवा खा रहे हैं आप हाइपरटेंशन की, आपको लगता है कि हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है, तब भी 15 दिन में एक बार ज़रूर, कम से कम 15 दिन में ज़रूर करा लीजिए बीपी की जांच, बीपी चेक करा लीजिए। आप किसी मरीज को ही दिखाने गए हैं, अपने को नहीं दिखाने गए हैं, आप वहाँ गए, उनका पर्चा बनवाया, आप स्टाफ से, अपने हॉस्पिटल के स्टाफ से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप मेरा भी ब्लड प्रेशर चेक कर लीजिए। चेक कर लिया, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, आप ठीक हैं, इसका मतलब आप जो दवा खा रहे हैं, आप संतोष से जो खा रहे हैं वही खाइए, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने लगा कि हम दवा खा रहे हैं, हमारा बीपी तो ठीक ही होगा, एक बार डॉक्टर ने दवा लिख दिया, वही खा रहे हैं, ज़िंदगी भर खाने को बोला है, तो दवाएं चेंज होती रहती हैं, उनकी पावर चेंज होती रहती है, चाहे वो एलोपैथिक मेडिसिन हो, चाहे वो होम्योपैथी की हो, चाहे वो आयुर्वेद की हो, लक्षण बदलते रहते हैं, दवाएं बदलती रहती हैं। तो एक निश्चित अंतराल पर, जितने समय पर, अगर आप हाइपरटेंसिव हैं, आप डायबिटिक हैं, तो जब मरीज ने बोला, फिर डॉक्टर ने बोला कि आपको मैं दवा लिख रहा हूँ, 1 महीने बाद मुझे दिखाइए, तो हम दवा ले गए, हमें बहुत आराम हो गया। हमने सोचा अगर 1 महीने बाद बुला रहे हैं तो तुम्हें फीस देना है, उनको दिखाना है, लाइन लगाना है, कोई फायदा नहीं, हमें कोई दिक्कत तो है नहीं, क्यों जाएं उनके पास, ऐसा ना करें जी। आप जब बुलाया है, जांच करा के आप उनके पास जाइए, हो सकता है उसकी डोज कम करें, बढ़ाएं, जैसा उनको डिसाइड करें। मतलब डॉक्टर, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम मरीज हैं, वो डॉक्टर हैं। कई बार हम उलट देते हैं जी, तो ये ना उल्टा करें क्रम, हम मरीज बने रहें और उनको डॉक्टर बने रहने दें, तो हम सुरक्षित, जिसका काम उसको करने दें, हम डॉक्टर उनकी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद एक सर। जांच, एक तो ब्लड प्रेशर की जांच हो गई, दूसरी जांच जिसको मैं बहुत फोकस करता हूँ वो है ब्लड शुगर। जी जी जी, ब्लड शुगर की जांच निश्चित 3 महीने में तो जरूर करा लेना चाहिए। अपना फास्टिंग ब्लड शुगर, पीपी ब्लड शुगर, और एक जांच होती है शुगर से रिलेटेड, HbA1c कहते हैं जी, वो 3 महीने का फ्लक्चुएशन बताती है आपका शुगर की हिस्ट्री कैसी रही है। तो अगर 6 के नीचे है HbA1c तो आप ठीक है, 6 के ऊपर जा रही है
6.3 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, तो आप इसका मतलब प्री डायबिटिक हो गए, आप प्रोन हो गए, डायबिटीज़ होने वाली है आपको। अभी से आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर लेंगे, अपना वजन कम कर लेंगे, अपनी खान पान सही कर लेंगे, एक्सरसाइज बढ़ा देंगे, तो आपको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी दवा की, ना तो एलोपैथी की ना होम्योपैथी की। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि आपने चेक कराया, आपका बॉर्डर लाइन आया, फास्टिंग ब्लड शुगर चेक कराया, आपका ब्लड शुगर आया 112 जी, 110 तक हम नॉर्मल मानते हैं, 112 आया, बॉर्डर लाइन में आया आपका। आपने कहा कि तो ठीक है, ठीक हो जाएगा, हम करेले का जूस पीना चालू कर दे रहे हैं, हम लौकी का जूस पीना चालू कर दे रहे हैं, टहलना चालू कर दे रहे हैं, अच्छी बात है। आपने चेंज किया और आपको लगता है कि अब हमारा कोई दिक्कत नहीं, फिर आपने जांच नहीं कराई, आप इतने सारे प्रिकॉशन कर रहे हैं, अच्छी बात है। ये सारे लाइफ मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, फूड का जो भी चेंज किया आपने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको इन्वेस्टिगेट भी करिए कि जो 112 खाली पेट आया था और 154 खाना खाने के बाद आया था, बॉर्डर लाइन पे थे हम, अब 1 महीने बाद इतने प्रिकॉशन रखने के बाद अब हमारा ब्लड टेस्ट क्या कहता है, शुगर लेवल क्या कहता है, आपने टेस्ट कराया, आपका 88 आ गया खाली पेट, गुड, वेरी गुड। आप जो लाइफस्टाइल आपने चेंज किया, मॉडिफिकेशन किया है, वो अच्छा है, आपको डॉक्टर को इसके लिए दिखाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने इतनी सहूलियत रखी, इसके बाद भी आपका खाने के बाद वाला ब्लड शुगर 170 हो गया, 200 हो गया, और खाली पेट वाला आपका 150 से ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब है आपको दवा की ज़रूरत है, खान पान से ठीक होने वाली बीमारी अब नहीं रही आपको। डॉक्टर साहब, इसी क्रम में अगर अगला सवाल मेरा ये आता है कि जो इस तरीके की संभावित मरीज हैं, उनको किस प्रकार अपना खान पान में क्या बदलाव करना चाहिए? मान लीजिए कोई व्यक्ति ब्लड प्रेशर का मरीज है या शुगर का मरीज है, तो संभावना है कि आगे जो अगर हमने इस क्रम में अपना देख रेख नहीं ढंग से किया, तो हम आगे और बड़ी बीमारी या हार्ट अटैक या उन सब बीमारियों को निमंत्रण दे रहे हैं। तो हमें किस प्रकार की अपने इसमें बदलाव लाना चाहिए, दैनिक दिनचर्या में किस तरह के बदलाव लाने चाहिए, किस प्रकार अपने खान पान में क्या चीजों को शामिल करना चाहिए कि जिससे हमें आगे जो भी आने वाली बीमारियां हैं, जो भी हमारी संभावित बीमारियां, उनसे हम बचाव कर सकें? बिल्कुल, एक ये आपने खान पान की जो बात कही, उसमें एक पॉइंट छूट रहा था, मैं उसको समअप कर दूं कि जांचों में एक पॉइंट और है जो मिस होता है। जब हम अराउंड 50 हो जाते हैं, 50 प्लस हो जाते हैं, तो जैसे ही 50 या 50 प्लस हों, एक जांच साल में एक बार करानी होती है मेल के लिए। ओके। मेल पुरुषों के लिए एक जांच है जिसका नाम है PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ओके। जैसे महिलाओं में स्तन कैंसर बहुत कॉमन है जी, सर्वाइकल कैंसर कॉमन है, वैसे पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर कॉमन है। ओके। तो अगर कहीं कैंसर होगा तो सबसे पहले प्रोस्टेट को अटैक करता है। ओके। तो इसलिए उसका PSA चेक करा, ब्लड से टेस्ट होता है, और जनरली हम इसको डॉक्टर्स भी नेगलेक्ट कर जाते हैं या भूल जाते हैं, और पेशेंट को अवेयरनेस नहीं है इसके प्रोस्टेटिक हेल्थ के बारे में। तो 50 या 50 के ऊपर साल में एक बार अपना प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन अच्छी पैथोलॉजी से, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, अच्छी जगह से आप ज़रूर करा लें। तो उससे आप रहेगा कि आपको कोई प्रोस्टेट की कोई मैलिग्नेंसी, कोई ऐसी अगर वो बढ़ रहा है, आपको लग रहा है, तो दोस्तों आपने अभी जैसे डॉक्टर साहब को सुना कि एक निश्चित अंतराल पे आपको कुछ जांचों की जरूरत होती है। अगर आप ये जांचें करते हैं, एक निश्चित अंतराल पे उनको कराते रहते हैं, तो आप उनका लाभ जरूर लेंगे। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं कि डॉक्टर साहब ने किन किन जांचों पे अपनी राय दी थी। पहला, आपको रेगुलर अपना ब्लड प्रेशर 15 दिनों के अंतराल पे चेक कराना चाहिए। नंबर दूसरा, आपको अपना शुगर लेवल कम से कम 3 महीने में एक बार जरूर चेक कराना चाहिए। इसके बाद आपका शुगर लेवल, अगर आपको शुगर है और मधुमेह का रोग है, तो उसमें एक और जांच होती है जिसको हम कहते हैं HbA1c। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, HbA1c, जो कि आपके 3 महीनों के शुगर लेवल का रिकॉर्ड वो करती है। और ये अगर 6 से कम है तो आपके लिए लाभदायक है, मतलब आप इसके उसमें नहीं है। लेकिन अगर 6 से ऊपर है तो ये मधुमेह रोगियों के लिए उनके उसमें आएगी। तो आपको कम से कम 6 महीने में HbA1c की जांच जरूर करानी चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर साहब ने एक और जानकारी दी है कि हमें एक जांच साल में एटलीस्ट एक बार करानी चाहिए, जिसको हम कहते हैं PSA। ये जांच भी साल में एक बार जरूर कराएं। जिस प्रकार महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर
की जांच के लिए वो होता है, ऐसे पुरुषों के लिए भी पीएसए ही उतना ही अनिवार्य है। तो मुझे लगता है कि आज के इस कार्यक्रम में आपको अपने सेहत को लेकर के जागरूक होने की जरूरत है। आप इस कार्यक्रम से अधिक लाभान्वित होंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको ये हमारा कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए कि जो जरूरतमंद है वो इसको देखें और इससे लाभ लें, क्योंकि केवल हम ही उससे पीड़ित होंगे ये जरूरी नहीं है। अगर कोई पीड़ित है और आप उसकी मदद करना चाहते हैं तो आप जरूरी जानकारी भी उस तक पहुंचाते हैं तो भी एक तरह से आपकी ये मदद मानी जाती है। बस इतना ही कहना चाहूंगा। अगले सफर में हम फिर मिलेंगे एक नई शुरुआत के साथ, एक नई जिम्मेदारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।